हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पेस्ट ईयर रसायन का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है, इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो डाले थे उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, शायद उसमें 15 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम 18 क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि इस चैप्टर से जो भी आपका क्वेश्चन होगा पेस्ट ईयर रसायन जो है, इससे जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा लगभग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्या है, भौतिक अधिशोषण में कण ठोस के सतह पर किस बल से बंधे होते हैं। जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें ठोस का जो सतह होता है उस पर कौन से बल से बंधे होते हैं, तो कम देखिए यहाँ पे वांडर वाल से जुड़े रहते हैं। कौन से जुड़े रहते हैं, किससे बंधे रहते हैं, वांडर वाल से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं, वांडर वाल से बंधे होते हैं। अगला, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, तो रासायनिक अधिशोषण में 2 परतें होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, तो रासायनिक अधिशोषण में 2 परतें होते हैं। आगे समझिएगा, अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी होता है। अधिशोषण यानी कि वैसा अधिशोषण या अधिशोषण जो होगा उसमें सभी दशा में जो है हर एक कंडीशन में क्या होगा, उपयोग होगा। कौन सा, समांगी मिश्रण में। किसमें, समांगी मिश्रण में। कौन सा, अधिशोषण जो होगा हर एक दशा में हर एक कंडीशन में क्या होगा, उपयोगी होगा। किसमें, समांगी उत्प्रेरण में। आगे समझिएगा, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसे बहुत भी क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाएगा, तो टिंडल प्रभाव जो है सॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किससे पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है। फिर देखिए निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। कौन सा, लायोफिलिक कोलाइड। कौन सा, लायोफिलिक कोलाइड। वो होता है दूध में। किसमें होता है, दूध में होता है। क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन है, दूध है, उसके बाद आपका गोंद है, कुहासा है और रक्त है। तो लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो किस में होगा, तो दूध में होगा। फिर देखिए कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र होता है। कौन सा गुण यानी कौन सा ऐसा प्रभाव है या कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कोलाइडी सॉल यानी कि कोलाइडी विलयन से जो है प्रभाव नहीं पड़ता है उसका, तो वो है आपका टिंडल प्रभाव। क्या है, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र होता है। कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र होगा कौन, तो टिंडल प्रभाव होगा। फिर आगे समझिएगा, दूध एक उदाहरण है। दूध जो है क्या है, दूध पायस है, जेल है, सॉल है, क्या है, तो दूध जो है वो आपका है पायस। क्या है, दूध जो है वो आपका पायस है। दूध क्या है, पायस है। फिर आगे पढ़िएगा, कोलाइड है। क्या, कोलाइड है, तो कोलाइड जो होगा वो होगा रक्त। क्या होगा, रक्त होगा। कोलाइड क्या होगा, रक्त होगा। और कोलाइड कौन है, इस चारों में कौन कौन है, देखिए यूरिया है, चीनी है, NaCl सोडियम क्लोराइड है और आपका ये रक्त है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, रक्त हो जाएगा। फिर पढ़िएगा, किस प्रकार की धातु प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। कौन ऐसे धातु है जो प्रभावी उत्प्रेरक दिखाते हैं। कौन, प्रभावी उत्प्रेरक, तो वो है संक्रमण धातु। कौन है, संक्रमण धातु है। जो संक्रमण धातु होंगे वो प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, दिखाती है। फिर आगे, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में Fe उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य कौन करता है, तो हैबर विधि से अमोनिया बनाने में Fe उत्प्रेरक के साथ वर्धक का काम जो है MO कराता है, यानी कि मोलिब्डेनम। इसको बोलते हैं मोलिब्डेनम। ये आधा बो है, बो संयुक्त मोलिब्डेनम। क्या है, MO मोलिब्डेनम। यानी कि जो हम लोग हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि Fe उत्प्रेरक का तो प्रतिक्रिया जो धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर उसमें हम जो है मोलिब्डेनम मिला देते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रतिक्रिया थोड़ा तेजी से हो जाती है। मतलब तेजी से प्रतिक्रिया जो है थोड़ा फास्ट में होता है। इसके लिए क्या मिलाते हैं, उसमें मोलिब्डेनम मिलाते हैं। फिर देखिएगा, उत्प्रेरकीय गुण कौन सा दर्शाता है। उत्प्रेरकीय गुण जो होगा कौन सा तत्व दर्शाएगा, तो उत्प्रेरकीय गुण जो है वो संक्रमण तत्व दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, संक्रमण तत्व दर्शाएगा। फिर देखिएगा, वर्धक कार्य करता है। वर्धक जो होगा उसका क्या कार्य, मतलब किस तरह का काम करता होगा, तो वर्धक जो है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जैसे वर्धक जो होता है वो उत्प्रेरक होगा, क्योंकि उत्प्रेरक तो खुद ही उत्प्रेरक है। वो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या करता है, उसकी प्रतिक्रिया का तो बढ़ा देगा, नहीं तो उसका प्रतिक्रिया को घटा देगा। लेकिन वास्तविक रूप से रासायनिक रूप से वो क्या होगा, वो किसी में भाग नहीं लेता, यानी कि वो अक्रिय रहेगा, वो जो है अलग रहेगा, वो किसी से भाग, किसी का जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें, उत्प्रेरक में। तो वर्धक जो होगा ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वही ना। क्या है, वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। फिर पढ़िएगा, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का काम कौन करता है। आप पढ़े होंगे
उत्प्रेरक विष, जो उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक जो खुद ही विष के रूप में काम करता है, खुद उसको नष्ट कर देता है। ठीक, तो उत्प्रेरक विष का काम कौन करेगा? आर्सेनिक के ऑक्साइड। किसके? आर्सेनिक के ऑक्साइड। किसके? आर्सेनिक के ऑक्साइड जो है इसका उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करेगा। फिर देखिए निम्न में कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? कौन सा? निम्न में, यहाँ पे पढ़िए, निम्न में कौन से हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? ऑप्शन है देखिए, सक्रिय चारकोल, सिलिका जेल, प्लेटिनम ब्लैक और लौह चूर्ण। तो आंसर इसका होगा प्लेटिनम ब्लैक। कौन सा? प्लेटिनम ब्लैक हो जाएगा। फिर पढ़िए, हाइड्रोफिलिक क्लोराइड है। कौन सा? हाइड्रोफिलिक क्लोराइड है। तो हाइड्रोफिलिक क्लोराइड जो होगा, क्लोराइड, वो होगा बेरियम सल्फेट सॉल, नहीं। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, नहीं। स्टार्च विलियन, तो ये जो लास्ट वाला है स्टार्च विलियन, ये होगा। क्यों? अब नॉर्मली देखिए, सॉल होगा, कोलाइड होगा, ये सब क्या होगा? इस तरह का जो होगा वही बिलियन के फॉर्म में, यानी कि बिलियन का ही क्या होता है वो कोलाइड बनेगा। तो अब इसलिए कोलाइड जो होगा वो क्या होगा? स्टार्च विलियन का होगा, क्योंकि ये सब सॉल का नहीं होगा। फिर देखिए, ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलियन में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? आप पढ़े होंगे पेप्टीकरण। पेप्टीकरण को इंग्लिश में पेप्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो ताजे बने अवक्षेप को जल में लटका कर क्या करता है? उसका अवक्षेपण कराया जाता है। फिर देखिए, ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलियन में बदला जा सकता है, तो वो क्या होगा? कोलिगेशन, पेप्टाइजेशन, डिफ्यूजन, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा इसका पेप्टाइजेशन। कौन होगा? पेप्टाइजेशन। कौन होगा? पेप्टाइजेशन होगा। फिर देखिए, रक्त किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? रक्त किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो वो किया जाता है, वो है अपोहन द्वारा। किसके द्वारा? अपोहन द्वारा। फिर समझिए, रक्त किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? रक्त जो होगा वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो रक्त जो है वो अपोहन द्वारा शुद्ध किया जाता है। द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? तो पायस कहलाता है। क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। दूध जो होता है वो भी एक क्या है? पायस है। अब जैसे बात करते हैं दूध, दूध कैसा पायस होता है? कृत्रिम पायस नहीं होता है, क्या होता है? प्राकृतिक पायस, यानी कि प्राकृतिक होता है, यानी कि नेचुरल होता है। और एक कृत्रिम पायस, कृत्रिम पायस मतलब वैसा पायस जो ह्यूमन मेड है, यानी कि इंसान उसको बनाता है। जैसे कि आपका पेंट हो गया, रंग हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम पायस है। वो रंग जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ना कि वो पाउडर फॉर्म में आता है, वो नहीं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर कौन से बल से बनते हैं? तो वान डेर वाल से। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं? 2। अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी होता है। समांगी उत्प्रेरण में टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। निम्न में कोलाइडोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड होता है दूध। कौन सा कोलाइडी विलयन आवेश स्वतंत्र होता है? तो वह टिंडल प्रभाव। दूध एक उदाहरण है पायस का। कोलाइड है रक्त। किस प्रकार की धातु प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो संक्रमण धातुएं। हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए लोहा उत्प्रेरक की वर्धक का कार्य कौन करता है? तो मोलिब्डेनम। फिर देखिए, उत्प्रेरक के गुण प्राय दर्शाता है संक्रमण तत्व। वर्धक कार्य करता है, वर्धक कार्य करता है, इसको अच्छे से, उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य कौन करता है? तो आर्सेनिक के उसका ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस को कौन अधिशोषित करता है? इसमें चारों में से यहाँ पे सक्रिय चारकोल है, सिलिका जेल है, प्लेटिनम ब्लैक है और लौह चूर्ण है। इसमें जो आपका है वो प्लेटिनम ब्लैक करता है। कौन करता है? प्लेटिनम ब्लैक करता है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड है, तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड स्टार्च विलियन है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड कौन है? स्टार्च विलियन है। सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर किसका होता है? तो स्टार्च का होता है। सबसे कम गोल्ड नंबर किसका होता है? तो जिलेटिन का होता है। ये सब याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, ताजे अपक्षेप को कोलाइडल विलियन में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? पेप्टाइजेशन के द्वारा। फिर देखिए, रक्त किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो अपोहन विधि द्वारा। फिर आगे है, द्रव में किस द्रव, यहाँ समझिए, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो पायस कहलाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो जो है हम थोड़ा काफ़ी शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन दोबारा पढ़ने में जो है काफ़ी दोबारा पढ़ने में ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर भी आपका 18 क्वेश्चन ये है, पास में 15 क्वेश्चन उसमें है। आप कोशिश कीजिए इसको 2-2 बार 3-3 बार पढ़ लीजिए, आपका इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।